Okay. So avoid obscure side effect means, मान लो इसमें जैसा जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, जो जैसे वाइल का एग्जांपल लिया, वाइल बी इज इक्वल टू 10 और एक लिख दिया वाइल बी इक्वल टू 10, तो दोनों का मतलब अलग है। एक जो कंडीशन होगा वो हमेशा ट्रू होगा, एक होगा ट्रू तभी होगा जब बी का वैल्यू क्या होगा 10 होगा तब। ओके, तो इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई मिस्टेक को अवॉइड करना है। यहाँ पे क्या लिखा, मान लो कि आपने कोई अदर फंक्शन से या कोई ऐसा वेरिएबल आप एक्सेस कर रहे हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल, ओके, और उस ग्लोबल वेरिएबल का कोई अलग मॉड्यूल भी यूज कर रहा है, तो इन केस वही लिखा, अगर मान लो कि आपने ऐसा सपोज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज चेंज्ड, जो आपने डिफाइन किया था उसका वैल्यू अपडेट हो गया, और सपोज यू आर एक्सेसिंग एनी आईओ ऑपरेशन, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि कोई दूसरे फाइल से वो डेटा ले रहा है और वो फाइल का डेटा कोई और प्रोग्राम उसको मॉड्यूल उसको मॉडिफाई कर दिया, तो आपका एक्सपेक्टेड और डेटा था लेकिन अब वो आएगा डेटा कोई और, तो इस तरह का जो भी कोड होगा उसको आपको अवॉइड करना है। मीन्स ऐसा ग्लोबल और ऐसा फाइल आपको एक्सेस करना है जो कि उसी मॉड्यूल के थ्रू उसका अपडेट होना चाहिए। क्लियर? Next is do not use an identifier for multiple purposes. Do not use an identifier means more than one time, या एक ही आइडेंटिफायर, मान लो आपने आइडेंटिफायर कोई कर दिया एडिशन या सम या काउंट, और सेम आइडेंटिफायर आप 3-4 जगह यूज कर रहे हो, इस तरह का आप यूज नहीं करोगे, डू नॉट यूज। पर डिसएडवांटेज क्या है, कंसीडर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 3 वेरिएबल्स यूजेज ऑफ 3 मेमोरी लोकेशन वेयर एज व्हेन द सेम वेरिएबल इज यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट पर्पसेस। ओके, 3 वेरिएबल्स यूज फॉर 3 मेमोरी लोकेशन, क्लियर है ना? अगर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया तो क्या होगा, 3 मेमोरी लोकेशन लेगा, क्योंकि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हो, तो अपने साथ क्या करता है, मेमोरी भी एलोकेट कर देता है। ओके, वेयर एज व्हेन द सेम वेरिएबल यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट पर्पसेस only 1 memory location is used, clear है? However, there are several things wrong with this approach and such and hence should be avoided. क्या क्या wrong है, क्या क्या हो सकता है, यहाँ clear mention. Each variable should be given a descriptive name indicating its purposes. This not be possible if an identifier used for multiple purpose. तो क्या क्या प्रॉब्लम काउज होगा, सम ऑफ द प्रॉब्लम काउज बाय द यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ मल्टीपल पर्पस आर, तो उसमें क्या है, ईच वेरिएबल शुड बी गिवन फॉर डिस्क्रिप्टिव नेम इंडिकेटिंग इट्स पर्पस। तो इसमें जो नेमिंग कन्वेंशन आपको करना है आइडेंटिफायर के लिए, तो आइडेंटिफायर के लिए आप खुद से कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं करोगे, खुद का पर्सनल नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे क्लियर मेंशन किया ना, नेमिंग कन्वेंशन फॉर ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, कांस्टेंट, ये डिफाइंड है। तो जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन, जो भी वेरिएबल आइडेंटिफायर आप डिक्लेयर किए हो, उसका क्या होना चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव नेम इंडिकेट, उसका पर्पस इंडिकेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको, मान लो कि आपने उसको एडिशन के लिए लिया है, सब्ट्रैक्शन के लिए लिया है, तो उसका पर्पस डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये नंबर जो लिया गया वो एडिशन के लिए लिया गया है, तो उससे क्या होगा, यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ मल्टीपल पर्पस कैन लीड कंफ्यूजन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू समबडी ट्राइंग टू रीड द अंडरस्टैंड द कोड। ठीक है? हेलो, यस सर। क्या समझ में आया इसमें? कुछ नहीं आया? मतलब वेरिएबल आपने क्या किया, आपने नेमिंग कन्वेंशन रखा है हर एक वेरिएबल का, ग्लोबल, लोकल, कांस्टेंट, हर एक का नेमिंग कन्वेंशन है। जो भी नेमिंग कन्वेंशन आपने उस मॉड्यूल में रखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हो। अगर उसी आइडेंटिफायर को अनदर मॉड्यूल में यूज कर रहे हो सेम नेम को, तो क्या होगा, उससे कोई थर्ड पार्टी जब वो रीड करेगा तो उसको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे वही वेरिएबल यूज किया गया है और वहाँ पे वही वेरिएबल यूज किया गया है, क्या सोचेगा कि सेम, दोनों वेरिएबल का काम क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो अलग अलग 2 जगह यूज किया गया, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है।
क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ट्राइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड, उसमें क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, इट Yes, sir. डिफिकल्ट फॉर समबडी ट्राइंग टू रीड. Next is use of variable for multiple purpose usually makes future enhancement more difficult. क्लियर है? तो उसको तो रीड करने में डिफिकल्ट, रीड और अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होगा. अगर रीड और अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होगा तो उसको अगर मॉडिफाई करना चाहेगा तो और डिफिकल्ट होगा. तो Yes, यूज sir. ऑफ वेरिएबल वही लिखा है फ्यूचर एनहांसमेंट के लिए और प्रॉब्लम हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा Yes. है, एग्जांपल दिया है. While changing the final computed result from integer to float type, the programmer subsequently noticed that it is also has been used as temporary loop variable that cannot be a float type. कोई बताओगे इसका मतलब? हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में. मान लो कि आपने दो नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है? Yes, sir. मान लो 1 से 10 तक के नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. इट इज नॉट फिक्स्ड कि वो नंबर इंटीजर है और फ्लोट है. मान लो कोई नंबर फ्लोट है, अभी तक वो आपने उसका आउटपुट इंटीजर में शो किया है. अब हम चाहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आउटपुट फ्लोट में आए. तो हमको क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, मान लो कि मल्टीप्लिकेशन को हम स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में. रिजल्ट मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम क्या शो कर रहे हैं? 1 से 10 जो भी नंबर जो गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो फ्लोट में आए. क्लियर? Yes, sir. तो क्या बस हमको उसको, अगर हम इंटीजर से बस उसको टाइपकास्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा? अगर हम उसको इंटीजर से फ्लोट में डिफाइन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा? तो वहाँ पे ये केस दिया है कि मान लीजिए कि आपने जो वेरिएबल वहाँ पे यूज किया है मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, वही वेरिएबल आपने लूप में यूज कर दिया. किसमें यूज किया? लूप में. Yes, sir. तो लूप का वैल्यू क्या होगा? लूप तो हमेशा काउंटर है, काउंटर तो 1 से इंक्रीमेंट Yes. करेगा. तो हो सकता है वहाँ पे ना हो. वही यहाँ पे लिखा है, while changing the final computed result from integer to float, the programmer might subsequently notice that it has also been used as a temporary local variable, loop variable that cannot be float type. Okay. Now next, code should be well documented. Well documented होगा means in future, in present, third party reader वो easy होगा. Length of the any function should not exceed 10 source line. तो जो फंक्शन है आपको ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए. मीन्स जो भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो वो ज़्यादा लेंथी ना हो. उसको आप कई सारे फंक्शन में डिफाइन करो. मतलब मल्टीपल टास्क को एक फंक्शन में डिफाइन करने से अच्छा है कि एक टास्क को एक ही फंक्शन में डिफाइन करो. तो इसे लिखा है कि शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स ऑफ लाइन. एंड लास्ट वन इज डू नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट. तो सी में हम गो टू स्टेटमेंट नॉर्मली यूज नहीं करते हैं. गो टू स्टेटमेंट अनस्ट्रक्चर माना जाता है सी में. तो गो टू स्टेटमेंट नहीं यूज करने से क्या होता है? जंप करता है एक कोड दूसरे कोड पे, एक प्लेस से दूसरे मेमोरी कोड में जंप करता है. तो उसको अवॉइड करना है कि गो टू स्टेटमेंट को यूज नहीं करना है. तो ये सब आपका है कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस. ये इम्पोर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. अगर पूछा भी है कुछ, कोई पेपर आप देखोगे तो हो सके उसे पूछा हुआ भी है. ठीक है. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज कोड रिव्यू. तो कोड को अभी तक हमने क्या किया? कोडिंग किया. कोडिंग में मीन्स आपने सारा वेरिएबल का नेमिंग किया, फंक्शन का नेमिंग किया, हर एक मॉड्यूल का नेमिंग किया, उसके फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया हाई लेवल में. अब कोड हो जाने के बाद उसको क्या करना है? रिव्यू करना है. रिव्यू क्यों करते हैं? कोई भी चीज का रिव्यू क्यों होता है? उसमें कुछ इशू है, उसको अगर सही से नहीं किया गया है तो उसको फाइंड आउट करना और उसको क्या करना? करेक्ट करना. इसलिए रिव्यू करते हैं कोई चीज का. रिव्यू करना मीन्स जनरली क्या होता है? एरर फाइंड करना. उसमें कोई मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ, उसमें कुछ डिफेक्ट है या नहीं. तो okay, testing is an effective defective removal mechanism. However, testing is applicable only to executable code. टेस्टिंग कब करते हैं?
हम लोग स्टार्टिंग जब हुआ था तब दो सुने थे टेस्टिंग कौन कौन सा होता है? यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये तीनों देखें। तो टेस्टिंग कब यस होता है? जब आपका कोड एग्जीक्यूटेबल होता है तब टेस्ट करोगे आप, यस सर। अभी करोगे ना। यस लेकिन सर। कोड रिव्यू कब होगा? जब अभी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तब आप कोड रिव्यू करते हो। यस सर। कोड रिव्यू में करते क्या है? मन अगर टेस्टिंग चेक और करते कोड, हैं एरर। टेस्टिंग और कोड रिव्यू में डिफरेंस पूछा जाए तो टेस्टिंग होता है वंस आपका कोड जब एग्जीक्यूटेबल हो जाता है तब टेस्टिंग होता है। और कोडिंग जब कंप्लीट हो जाता है तब हम कोड रिव्यू करते हैं। मतलब इसके लिए एग्जीक्यूटेबल कोड होना जरूरी नहीं है कोड रिव्यू के लिए। कोड रिव्यू जन नॉर्मली मान लो आपने एक सी प्रोग्राम टाइप किया है, आप कोड को रिव्यू कब करते हो सी प्रोग्राम में? बाकी लोग कोड रिव्यू नहीं करते हो क्या, कि आप चेक नहीं करते हो कि हमने क्या क्या लिखा है, उसमें क्या मिस्टेक हो सकता, कब करते हो? यस सर। कब करते हैं? बिफोर कंपाइलेशन और आफ्टर कंपाइल कंपाइलेशन? करने के बाद। कंपाइल करने के बाद। यस सर। क्लियर है? क्या कंपाइल करने के पहले? आपने कोड जब लिख पहले ही दिया, करता है। जब उसमें कंपाइल करते हैं हम, कंपाइल करते हैं तो हमको दिखता है अच्छा यहाँ पे ये एरर आ रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो सॉल्व यस करने के सर। बाद आप क्या करते हो? सिंटैक्टिकल एरर आपको किसमें पता चलता है? कंपाइलेशन में। यस सर। सिंटैक्टिकल एरर ही पता चलता है ना, कि लेक्सिकल एरर पता चलता है या सिमेंटिक एरर पता चलता है? सिंटैक्टिकल और सिमेंटिक। सिंटैक्टिकल। सिंटैक्स एरर कैसे उसको यस आपने सर। डिफाइन किया है, एज पर रूल है या नहीं, यस सर। उसको आप देखते हैं। Similarly, the code review is a very effective technique to remove defect from source code. कभी भी रिव्यू हम करते हैं तो कंपाइल करने के बाद करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिव्यू के थ्रू आप क्या करते हो, मतलब कोई भी चीज को अगर हम प्रोडक्ट में टेस्ट करते हैं, मतलब आफ्टर कंप्लीशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिंग। कोई भी चीज अगर प्रोसेस में हम टेस्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे रिव्यू। समझ में आ रहा है? मान लो कि आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया, वो क्या हो गया? टेस्टिंग। आपको जो हम असाइनमेंट दे रहे हैं वो टेस्ट चेक कर रहे हैं। एक असाइनमेंट दे रहे हैं, दो असाइनमेंट दे रहे हैं, उसको इवेलुएट करते जा रहे हैं पूरे सेमेस्टर में, उसको हम लोग बोलेंगे रिव्यू। क्लियर? यस। यस तो सर। प्रोसेस को टेस्ट करना रिव्यू हो गया, प्रोडक्ट को टेस्ट करना क्या हो गया? टेस्टिंग हो गया। टेस्टिंग। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है जिसको आप लोग वैल्यू नहीं देते हो? प्रोसेस को। प्रोसेस को अगर आपको असाइनमेंट दिया जाए तो आपको सही नहीं लगता है ना, रिव्यू टेस्ट। और आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में फोकस रहता है कि हमको उसमें स्कोर करना है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस अच्छा रहेगा, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, आप उसको टाइम बाय टाइम अपने आप को जज करते रहेंगे, तो ये क्लियर है कि आपका क्या होगा, फाइनल आउटपुट भी अच्छा होगा। यस सर। होगा कि नहीं? तो हम लोग को बस यस सर। प्रोडक्ट से मतलब होता है, लेकिन मेन चीज़ है प्रोसेस। अगर प्रोसेस आपका अच्छा है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा? अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। एक सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे हैं तो मान लो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो वर्चुअल एक लगता है ना। मान लो कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको टेस्ट करते अगर जाएंगे तो आगे कंफर्म है कि आपका जो प्रोडक्ट बिल्डिंग बनने वाला है वो अच्छा बनने वाला है। लेकिन बिल्डिंग बनाना एक बार ठीक है, यस। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे देकर छोड़ दो, उसके बाद कभी उसको चेक ना करो और बाद में फिर बिल्डिंग खराब हो जाए, अब उसको रिकवर करना होगा जब हमको अच्छे से। जब उसको मान लो कुछ उसमें मजबूत नहीं रहा या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक करना होगा, तो हमको उतना ही डिफिकल्ट होगा। सेम केस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ओके, तो ये यस सर। कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों माना जाता है वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। कौन सी किस में, अगर प्रोसेस के टाइम पे उसको ठीक कर दिया गया तो आपको एफर्ट कम लगेगा, लेकिन वही प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक करना रहा तो
एफर्ट आपको ज्यादा लगेगा. Okay. Code review for the module undertaken after the module successfully compiles. Here, that all the syntax error have been eliminated from the module. Obviously, code review does not target to design syntax error in the program, but detect logical, arithmetic, and programming errors. Clear? Yes, sir. Code review focus करता है कि उसमें जो भी है लॉजिकल, अरिथमेटिक और प्रोग्रामिंग एरर नहीं हो. ये फोकस नहीं करता है कि उसमें सिंटैक्स एरर है या नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स एरर आपका कंपाइलर पता कर सकता है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है वो. तो द रीजन बिहाइंड वैसे ही लिखा है. एलिमिनेटिंग एन एरर फ्रॉम कोड इन्वॉल्व्स 3 मेन एक्टिविटी. कोई भी कोड का अगर एरर रिमूव करना है तो उसे 3 एक्टिविटी है. फर्स्ट वन इज टेस्टिंग, सेकंड इज डिबगिंग एंड थर्ड वन इज करेक्टिंग द एरर. Testing is the carried out to detect if the system fails to work satisfactorily for certain types of input. Testing मतलब क्या? आपने टेस्ट किया, मान लो कि आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया. एडिशन के प्रोग्राम में आपने क्या किया, 2 और 3 इनपुट देना चाहिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5. तो ये आपने एसआरएस में डिफाइन कर दिया कि 2 और 3 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 5. ये आपने एसआरएस में डिफाइन किया. अब टेस्टिंग में आप क्या करोगे, अब एक्चुअल आपका प्रोडक्ट बन गया है, उसमें 2 और 3 इनपुट दोगे तो आउटपुट अगर 5 आ रहा है जो कि आपने एसआरएस में डिफाइन किया था उस 5 से मैच कर रहा है, मतलब 5 इसमें भी आ रहा है उसमें भी 5 आना चाहिए था, तो क्या कहोगे, टेस्टिंग आपका सक्सेसफुल है, करेक्ट है, प्रोडक्ट आपका सही है. अगर नहीं आया मतलब क्या करोगे, Wrong. नहीं आएगा तो फिर प्रोग्राम को देखोगे, Yes, sir. प्रोग्राम पे जाओगे, प्रोग्राम में चेक करोगे कहाँ गलती है, उसको आइडेंटिफाई करोगे. तो प्रोग्राम को चेक करना और एरर को आइडेंटिफाई करना को हम क्या कहेंगे, डिबगिंग. वही करते हो ना. मान लो आपने एरे का कोई प्रोग्राम लिखा है, एरे का सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखा है, आपने इनपुट दे दिया, ठीक है, एरे का प्रोग्राम लिख दिया और वैल्यू इनपुट भी ले रहा है. इनपुट लेने के बाद जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, तब आप क्या करते हो, फिर से कोड में जाते हो, कोड में जाके Yes, चेक sir. करते हो कि कहाँ एरर है. तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिबग करना, जो बग है उसको फाइंड आउट करना, डिबगिंग. Once a failure is detected, debugging is carried out to locate the error that is causing the failure and to remove it. Okay? और लास्ट में क्या करते हैं, उस एरर को क्या करेंगे, करेक्ट. क्लियर है? Yes, sir. टेस्ट करेंगे, फिर डिबग करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे. कोई भी एरर को अगर उसको रिमूव करना है तो हमको ये तीनों काम करना रहता है, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड करेक्टिंग एरर्स. Okay, normally the following 2 types of reviews carried out on the code of module. तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोड इंस्पेक्शन और दूसरा होता है कोड वॉकथ्रू. ठीक है, कोड वॉकथ्रू में क्या होता है, कोड वॉकथ्रू इज एन इनफॉर्मल कोड एनालिसिस टेक्निक. इनफॉर्मल कोड एनालिसिस टेक्निक, इसमें क्या करते हैं, मॉड्यूल इज टेकन अप फॉर रिव्यू आफ्टर द मॉड्यूल हैज बीन कोडेड, सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड ऑल द सिंटैक्स एरर हैव बीन एलिमिनेटेड. ये तो क्लियर पहले से लिखा हुआ था कि जो भी रिव्यू होगा कब होगा, सिंटैक्टिकल एरर के बाद. सिंटैक्स एरर हम उसमें काउंट नहीं करते हैं. A few members of development team are given the code for a couple of days before the walkthrough meeting. Each member selects some test cases and simulate execution of the code by hand. The main objective of code walkthrough is to discover the algorithmic and logical error in the code. ये मेन काम है. पहले क्या लिखा था, कोड वॉकथ्रू में क्या करना है आपको, कोड वॉकथ्रू कब होगा, तो कोड रिव्यू का एक पार्ट है. तो कोड रिव्यू कब होगा, जब सिंटैक्स, जब कंपाइल कर देंगे आप उसको और सिंटैक्स एरर जो भी है उसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद कोड वॉकथ्रू होगा. कोड वॉकथ्रू में क्या होता है कि कई सारे पर्सन का टीम बना दिया जाता है, मतलब 2-3 टीम बनता है.
और उनको कुछ पीस ऑफ कोड दे दिया जाता है, और वो उस पीस ऑफ कोड पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोडिंग बहुत लंबा होता है, कई सारा KLOC आप एस्टिमेशन में सॉल्व किए हो कि बहुत KLOC में कोड रहता है, मल्टीपल KLOC में। तो एक पर्सन उसको टेस्ट करने से अच्छा है कि उसको उस कोड को मल्टीपल पर्सन में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि वो काम जल्दी हो, और जो कोडिंग किया है नॉर्मली उनको वो कोड नहीं दिया जाता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, उनका मेन पर्पज ये रहता है कि जो भी दिया गया है कोड उनको, उसके लिए वो टेस्ट केस डिजाइन करते हैं कि कौन से टेस्ट केस में उसको चेक किया जाए। टेस्ट केस क्यों डिजाइन करते हैं हम आगे देखेंगे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी एल्गोरिथमिक और लॉजिकल एरर है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोड वॉक थ्रू में ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड वॉक थ्रू में क्या करते हैं, टू डिस्कवर द एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल एरर ऑफ द कोड और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। मेंबर्स क्या करते हैं, द मेंबर्स नोट डाउन देयर फाइंडिंग ऑफ देयर कोड वॉक थ्रू एंड डिस्कस दोज इन वॉक थ्रू मीटिंग। ओके, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब आपको देख लेना, एकदम ज्यादा कुछ नहीं है। मेन इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें क्या करना है। नेक्स्ट वन इज अ कोड इंस्पेक्शन। ड्यूरिंग कोड इंस्पेक्शन द कोड इज एग्जामिन्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ सम कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। उसमें हम क्या करते थे, कोड वॉक थ्रू में क्या कर रहे हैं हम, लॉजिकल एंड एल्गोरिथमिक, यही कर रहे थे ना, एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल एरर्स। इसमें आप क्या कर रहे हो, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स, इसमें आपको कॉमन प्रोग्रामिंग एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, Yes, sir. the principal aim of code inspection is to check the presence of some common types of error that usually creep into code due to programmer mistakes and oversight to check whether the coding standard has been adhered. Clear? इसमें आपको जो भी कोडिंग स्टैंडर्ड है वो चेक किया जाएगा, उसने कोई मिस्टेक किया है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। इंस्पेक्शन प्रोसेस हैज सेवरल बेनिफिशियल साइड इफेक्ट अदर देन फाइंडिंग एरर्स। तो साइड इफेक्ट ये है कि उसका जो भी प्रोग्रामर है, साइड इफेक्ट ये है कि मान लो कि कोड भी इंस्पेक्शन हो रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि कौन सा एफिशिएंट प्रोग्रामर है और कौन सा इनएफिशिएंट है या लो टेक्निकल स्किल्स है उसमें, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि आप मान लो जिसको प्रमोशन देना है या सैलरी बढ़ाना है वो सब इसके थ्रू आप जज कर सकते हैं। एक कोड इंस्पेक्शन हो गया, तो दो चीज़ है, एक कोड वॉक थ्रू, कोड वॉक थ्रू में आप एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल एरर फाइंड आउट करते हो, और कोड इंस्पेक्शन में आप कॉमन मिस्टेक जो प्रोग्रामर से होता है उसको आइडेंटिफाई करते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, consider a classical error of writing procedure that modify formal parameter and then call it with constant actual parameter। इनका एक एग्जांपल दिया हो कि आप फंक्शन यूज करते हो सी में, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर याद होगा तो वहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर और कॉल कर रहा है क्या, कांस्टेंट एक्चुअल पैरामीटर। तो और नेक्स्ट इसमें ये सब है कि क्या क्या इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन में जो जो लिखा हुआ था वहाँ पे कोड स्टैंडर्ड में वो सारा कुछ यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि कोई इनिशियलाइज हुआ है या नहीं, जंप यूज हुआ है या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग लूप तो नहीं है कि जो कंडीशन को हमेशा ट्रू करते जा रहा है उस तरह कंडीशन, इनकम्पेटिबल असाइनमेंट जो भी है वो सब यहाँ पे आपको देखना है। एंड थर्ड टेक्निक इज क्लीन रूम टेस्टिंग। तो क्लीन रूम टेस्टिंग जो है ये IBM का पॉइंट किया हुआ टर्म है। क्लीन रूम टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये टर्म कैसे आया, तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, वेयर डिफेक्ट्स आर अवॉइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग अल्ट्रा क्लीन एटमॉस्फेयर। तो वहाँ से टर्म आया क्लीन रूम का। जैसे वहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस बनता है तो वहाँ पे कुछ भी वो एकदम क्लीन रहता है, अल्ट्रा क्लीन एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ से एक टर्म आया है क्लीन रूम टेस्टिंग। तो इसमें सारा कॉम्बिनेशन है, इसमें वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन और फॉर्मल पैरामीटर वेरिफिकेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो वही जो ऊपर लिखा था वही सब इसमें क्लियर है। Yes, sir.
तो कोडिंग में क्या क्या आपको मेन क्या क्या याद रखना है? कोडिंग में होता है क्या कि डिजाइन डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज में। जब कोडिंग होता है तो इंडिविजुअल मॉड्यूल का कोडिंग होता है और हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, उसको हम यूनिट टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्ट करने के बाद सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन धीरे धीरे कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर से उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसको हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये सब हमको सारा इस यूनिट में सर कवर एक बार करना और है। बोलिए। एक और बोले सर एक बार और बोलिए। कोडिंग में क्या अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए, कोडिंग कब आता है? डिजाइन डॉक्यूमेंट बनने के बाद, आफ्टर आफ्टर थर्ड यस। फेज। डिजाइन डॉक्यूमेंट बनने के बाद कोडिंग करते हैं। कोडिंग में आप क्या करते हो? यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज आप क्या करते हो? कोडिंग में हमको क्या डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है? हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन को यस। हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन। उस मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन में हर एक मॉड्यूल का फंक्शन डिफाइंड रहता है। उस हर एक मॉड्यूल को हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज। और उस हाई लेवल लैंग्वेज को आप क्या करते हो? उस इंडिविजुअली जो कोडिंग करते हो हाई लेवल लैंग्वेज से, उसको हम इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट यस। टेस्टिंग करते हैं उसको इंडिविजुअल को। उसके बाद आप क्या करते हो? हर एक मॉड्यूल को एक दूसरे मॉड्यूल के साथ कंबाइन करके टेस्ट करते हो, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है सारा मॉड्यूल, तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? सिस्टम टेस्टिंग। ये सब सारा यूनिट हम लोग को कवर करना है। उसमें फर्स्ट आया कोडिंग। कोडिंग के लिए, कोडिंग मतलब क्या? हाई लेवल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन। उसमें कोडिंग के लिए तो पहले हम लोग देखें कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या स्टैंडर्ड है कोडिंग के लिए। तो उसमें 7-8 पॉइंट था। ठीक है, यस। वो सब आपको याद होना चाहिए, वो सब लिख लो जो भी पॉइंट है। कुछ ज़्यादा नहीं था। उसका ग्लोबल नेमिंग सेम होना चाहिए, जो मॉड्यूल का हेडर फाइल है वो उसका एक पार्टिकुलर नेम होना चाहिए, पार्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उसमें जंप का यूज नहीं करना है। अवॉइड ऑफ सिक्योर कोड है उसमें। और भी जो भी पॉइंट्स थे, गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, और भी कई सारे पॉइंट थे। ग्लोबल यूज कैसे, इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग और रिटर्न वैल्यूज का कॉमन फॉर्मेट होगा। ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। एक आइडेंटिफायर का मल्टीपल पर्पज नहीं होना चाहिए। वेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो फंक्शन होते हैं वो स्मॉल में हो, लेंथी फंक्शन ना हो। लेंथी फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब मल्टीपल टास्क का एक फंक्शन ना बना के हर एक टास्क का इंडिविजुअल फंक्शन होना चाहिए। यस सर। उसके बाद पढ़े हम लोग कोड रिव्यू। तो कोड जब डिजाइन हो गया, कोडिंग आपने कर लिया, कोडिंग करने के बाद उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू मतलब उसको जो भी एरर्स है उसको फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा, टेस्टिंग और रिव्यू में क्या डिफरेंस है। टेस्टिंग एक प्रोडक्ट का होता है और रिव्यू एक प्रोसेस का होता है। ठीक है, वो सब देखे थे। उसमें कोई भी यस। आपको एलिमिनेट करना होता है, उसमें 3 मेथड करना होता है, 3 प्रोसेस होता है, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। रिव्यू में 3 टाइप होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप लिखा हुआ है। एक तीसरा क्या था? क्लीन रूम टेस्टिंग, कोड इंस्पेक्शन, कोड वॉकथ्रू एंड क्लीन रूम टेस्टिंग। तो कोड इंस्पेक्शन में आप नॉर्मली, कोड वॉकथ्रू में क्या करते हो? आप आइडेंटिफाई करते हो एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल एरर्स। कोड इंस्पेक्शन में क्या करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हो कॉमन मिस्टेक एरर्स, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर जो भी होता है। और इन तीनों को कंबाइन करने के बाद जो था वो क्लीन रूम टेस्टिंग में आप यूज करते हो। क्लियर है? यस सर। ओके, तो कंटिन्यू करें नेक्स्ट। यस। यस सर। ठीक है, रिकनेक्ट हो जाओ थोड़ा सा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है। यस सर।